मॉक जो है वो किसी भी एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता है। लेकिन मॉक तो बहुत सारे स्टूडेंट्स देते हैं, उसके बाद भी एग्ज़ाम क्यों नहीं क्लियर होता, या फिर कभी कभी मॉक क्या होता है ना कि जो आपका स्कोर होता है वो स्टक हो जाता है, या फिर आपका एक नंबर जो होता है वो इंक्रीज़ नहीं होता है। ऐसे बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो मॉक को एग्जैक्टली किस तरीके से देना है, उसका एनालिसिस वगैरह कैसे करना है, ये सारी की सारी बातें हम करेंगे। और देखो, मैं अपने बारे में थोड़ा बता दूँ कि मैं RRB NTPC में अपने जोन में मेरा जो स्कोर था वो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट था। और मैं आपको लिटरली बताऊँ, NTPC का मैंने सिर्फ 2 मॉक दिया था, लेकिन मैं SSC की प्रिपरेशन करता था तो मैं CGL का मॉक जो है वो मैक्सिमम देता रहता था। तो इसका एक बहुत अच्छा प्रॉफिट होता है आपके किसी भी एग्जाम में, क्योंकि जो NTPC के मॉक्स होते हैं ना वो थोड़े से CGL का जो मेंस वगैरह होता है, फिर CGL का प्री भी होता है, उसके कंपेरिजन में हल्के से लो होते हैं। इस बार हो सकता है कि अच्छे लेवल का है, लेकिन पहले 2019 वाला क्या था कि उससे हल्का सा लो था, 19-20 का फ़र्क था। तो इस वजह से CGL काफ़ी ज़्यादा मुझे फ़र्क पड़ा इसमें NTPC में। तो मेरे स्कोर जो है काफ़ी हाईएस्ट आए थे NTPC के सिर्फ 2 मॉक देने के बाद भी। तो हर चीज़ के बारे में बात करें, किस तरीके से आपको एनालिसिस करना है, किस तरीके से आपको नोट्स वगैरह बनाना है मॉक्स वगैरह के लिए, हर चीज़ के बारे में हमको बता देंगे कि आपको नोट्स वगैरह कैसे बनाना है। तो देखो, आपको टोटल 4 नोट्स बनाने हैं, ठीक है। 3 नोट्स उनको बनाने हैं जो NTPC वगैरह की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिनके एग्जाम में, जिनके सिलेबस में टेक्नीशियन जो सब्जेक्ट है वो नहीं है। तो टोटल आपको 3 नोट्स बनाने हैं। लेकिन अगर कोई टेक्नीशियन वगैरह प्रिपरेशन कर रहा है जिनका एक सब्जेक्ट एडिशनल है टेक्निकल का, उनको 4 नोट्स बनाने हैं, ठीक है। तो टोटल वो अपना 1 नोट्स बना लेना टेक्निकल का, बाकी हम 3 नोट्स के बारे में बता देते हैं। तो देखो, फिलहाल मेरे पास यहाँ पे 2 कॉपी पड़ी है, लेकिन आपको टोटल 3 कॉपी बनानी है। और नोट्स आपको बता देता हूँ, बीच में भी आपको बताऊंगा वहाँ पे दिखा के कि किस तरीके से आपको क्वेश्चंस नोट करने हैं, कौन से क्वेश्चन वगैरह नोट करने हैं, हर चीज़ बिल्कुल डिटेल में बताएंगे। और एंड ऑफ द वीडियो आप देखोगे कि आपको ऐसी वीडियो, मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ, ऐसी वीडियो और यहाँ पे जो जो पॉइंट्स मैं कवर करूँगा बारीक से बारीक चीज़ें, वो कितना इम्पैक्ट करेगी आपको स्कोर को इंक्रीज़ करने में। आप देखोगे कि आप रैंकर भी बन सकते हो और मतलब मैक्सिमम स्कोर आपको आप ले जा सकते हो। ऐसी वीडियो रेलवे स्टूडेंट्स के लिए कहीं नहीं मिलेगी यूट्यूब पे। आप देखना, मैं इन तक किस किस तरीके से चीज़ें बताता हूँ, हर एक पॉइंट कवर करूँगा। जितने भी डाउट्स आपके हैं या फिर आप जब मॉक दोगे तो वो डाउट्स आएंगे, वो सारे के सारे इस वीडियो में कवर हो जाएंगे। तो देखो, सबसे पहले आपको, जैसा मैंने बताया, आपको नोट्स बना लेने हैं। तो एक नोट आपको बनाना है जीके के लिए, ठीक है। और जीके के लिए कैसा नोट बनाना है, इस तरीके से आपको सिर्फ यहाँ पे पॉइंट्स नोट करना है, ठीक है। जैसे कि जीके का जो क्वेश्चन नहीं है उसको आपको यहाँ पे नोट कर लेना है, ठीक है। या फिर ऐसे क्वेश्चन नोट करने हैं जो कि आपको कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं, फिर ऐसे क्वेश्चन जो कि आपको बार बार भूल जाते हैं, वो क्वेश्चन नोट करना है। सिर्फ जीके के, सिर्फ मॉक वाले क्वेश्चन नोट करने हैं। आपको अपना नोट्स वगैरह से अलग चीज़ में बता रहा हूँ, आपको नोट्स वगैरह वाले क्वेश्चन इसमें नोट नहीं करने, सिर्फ मॉक वाले क्वेश्चन इसमें नोट करने हैं, ठीक है। तो एक इस तरीके से जीके की बना लेना। इसी तरीके से एक रीजनिंग के बनाने है, रीजनिंग में भी ऐसे ही करना है आपको। जो भी क्वेश्चन नहीं आएंगे उस क्वेश्चन को यहाँ आपको नोट कर लेना है, ठीक है। मतलब मॉक के लिए एक जीके, एक रीजनिंग बना लेना। और इसी तरीके से एक मैथमेटिक्स की बना लेना। देखो, ये मेरा मैथमेटिक्स का नोट्स था, इसमें आपको अपने लैंग्वेज में लिखना है। मतलब जितनी भी आप नोट्स बना रहे हो आपको अपने ही लैंग्वेज में लिखना है। देखो, अपने लैंग्वेज में लिखने का मतलब ये होता है कि आपको समझने में आसानी हो। आप अपने जो आपके माइंड में जिस तरीके से क्वेश्चन आते हैं उस तरीके से लिख सकते हो। जैसे कि 217 की पावर 413 है, पावर को 4 से डिवाइड करेंगे, पूरे पावर को। यहाँ पे मैं एक्स्ट्रा चीज़ लिख रखा हूँ ना, इसी तरीके से आप भी एक्स्ट्रा चीज़ लिख सकते हो। इस तरीके से आप एरो बना सकते हो, अपने लैंग्वेज में लिखोगे। तो इसी तरीके से आपको रीजनिंग, जीके और साथ साथ जो आपका मैथमेटिक्स है इसका आपको नोट्स बनाना है। इसमें सिर्फ वही क्वेश्चन नोट करने हैं जो क्वेश्चन आपको मॉक में नहीं आए, आपको टफ लगे, वो मैं आगे बताऊंगा कौन कौन से क्वेश्चन नोट करने हैं, लेकिन सिर्फ मॉक के क्वेश्चन नोट करने हैं। तो टोटल जैसे ही वीडियो एंड होगी, आप पहले 3 कॉपी ऐसी बना लेना, ठीक है। कॉपी ठीक ठाक बनाना, सो दैट कि आपको दूसरी कॉपी ना बनानी पड़े। एक ही कॉपी बनाना, थोड़ी इससे भी मोटी बना सकते हो। ये तो कॉपी मेरी भर चुकी है, आप देख रहे हो, ये कॉपी भर चुकी है। तो इस तरीके से 3 नोट बना लेना। तो यहाँ पे हम मॉक्स के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस कर लेंगे, किस तरीके से आपको मॉक्स, कौन से मॉक्स दे रहे हैं, कौन से टाइम पे मॉक देना चाहिए। उसके बाद हाउ टू अटेम्प्ट मॉक, यानी कि आपको जो एक पार्टिकुलर मॉक है उसको किस तरीके से अटेम्प्ट करना है, कौन से सेक्शन को कैसे अटेम्प्ट करना है, फिर मॉक का एनालिसिस किस तरीके से करना है, हाउ मच टाइम फॉर मॉक एनालिसिस, यानी कि मॉक एनालिसिस के लिए आपको कितना ज़्यादा टाइम देना है एक मॉक के लिए, सम इंपॉर्टेंट थिंग्स टू रिमेंबर, यानी कि ये जो चीज़ें हैं ना, ये आपको कोई भी नहीं बताएगा, कोई भी आपको टीचर नहीं बताएगा, आपको ये चीज़ खुद एनालिसिस करनी होती है। तो ये मैं भी, जो भी मेरा प्रिपरेशन वाला जर्नी था, उसमें से जो जो चीज़ें मैंने ऑब्जर्व किया उसको मैंने यहाँ पे लिख रखा है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है जो कि आपको एक्सपीरियंस के साथ मिलती है। तो वो मैं आपको पहले ही बता दूंगा। उसके बाद कुछ स्कोर डिक्रीज़ होता है या फिर स्टक हो जाता है, तो उसके लिए भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बताऊँगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मॉक्स के बारे में। तो देखो, क्या है कि मॉक्स जो है ना, कब देना चाहिए, सबसे पहला क्वेश्चन होता है किसी भी एक एस्पिरेंट का। तो अगर आपने 60% अपना सिलेबस कंप्लीट कर रखा है तो मॉक देना स्टार्ट कर दो, ठीक है। अगर 50% भी है तो आप मॉक देना स्टार्ट कर दो। तो हर एक चीज़ के बारे में बताएंगे, वीडियो को इन तक देखना, लिटरली आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी इस वीडियो के बाद। तो मॉक आपको 60% जब
आपका सिलेबस हो जाएगा तो आप वीकली मॉक देना स्टार्ट कर दो, फिर 10 दिन पे भी मॉक दे सकते हो। डिपेंड करता है कि आपका एग्ज़ाम कितने दिन बाद है। अगर आपका एग्ज़ाम 5 से 6 महीने बाद है तो आप वीकली मॉक देना स्टार्ट कर दो, फिर 10 दिन पे मॉक देना स्टार्ट कर सकते हो। उसके बाद अगर आपने 70% आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया तो आप हर 4 दिन पे दो, 80% हो गया तो हर 2 दिन पे दो, और 90% कंप्लीट होने के बाद आपका जो सिलेबस है वो आपको हर दिन एक मॉक देना चाहिए, ठीक है। अगर आपके पास मॉक कम पड़ता है तो आप एक अनदर मॉक खरीद सकते हो, फिर कोई और भी मॉक दे सकते हो, ठीक है। तो उसके बारे में हम बात करेंगे आगे चल के। तो ये हो गया पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि ये जितने भी आप सीट्स देख रहे हो सबका PDF बना के आपको मैं टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा, तो उसका लिंक जो आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना। तो टेलीग्राम पे आपको सारे के सारे PDF मिल जाएंगे, जिससे आपको चीज़ें भूलेंगी नहीं, वो चीज़ें रिवाइज हो जाएंगी, ठीक है। तो उसके बाद विच मॉक प्लेटफॉर्म, तो देखो मॉक प्लेटफॉर्म बहुत सारे हैं, लेकिन रेलवे और SSC के लिए कुछ ही प्लेटफॉर्म हैं जहाँ पे आपको देना चाहिए जो कि जेन्युइन है। तो जो सबसे पहला प्लेटफॉर्म है, आप प्रिप एप्लीकेशन का यूज़ कर सकते हो, वो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। आप ये देखो, ये प्रिप ऐप है, इसको भी आप यूज़ कर सकते हो, जिसको मैं खुद यूज़ करता हूँ। आप टेक्स्ट बुक भी यूज़ कर सकते हो, मतलब मल्टीपल, आप जो भी आपको अच्छा लगता है वो यूज़ कर सकते हो। सब में लगभग सेम ही चीज़ होती है। प्रीवियस ईयर तो सब में सेम होता है, और उसके बाद फिर जो अपना उनका मॉक होता है वो थोड़ा सा अलग होता है। उसके लिए आपको तीनों यूज़ करना चाहिए मेरे हिसाब से, ओनली बोर्ड भी, टेक्स्ट बुक भी और प्रिप ऐप भी, तीनों को आप यूज़ कर सकते हो। तो ये कन्फ्यूज़न आपका दूर हो गया होगा। मॉक की जो टाइमिंग है, कुछ लोग दोपहर में मॉक देते हैं, कुछ लोग शाम में मॉक देते हैं। मैं आपको बताऊं, आपको मॉर्निंग में मॉक देना चाहिए। इसका रीज़न ये है कि जब आप मॉर्निंग में मॉक दोगे ना, तो मॉर्निंग में मॉक देने के बाद पूरा दिन उसको एनालिसिस करके और उसके हिसाब से आप पढ़ सकते हो। यानी कि आप बिल्कुल जेन्युइन चीज़ पढ़ोगे और बिल्कुल रिलेवेंट चीज़ें पढ़ोगी, इसलिए आपको मॉर्निंग में एक मॉक देना चाहिए। लेकिन अगर आप दिन में 2 मॉक देते हो आने वाले टाइम में, तो फिर आपको एक एंड ऑफ द डे मॉक दे सकते हो और स्टार्टिंग में दे सकते हो। इससे क्या होगा कि जो बीच का टाइम है उस टाइम पे आप उस मॉक का एनालिसिस करके और जो टॉपिक नहीं आ रहा है उनका आप रिवीजन कर सकते हो, या फिर उनको आप अच्छे से तैयार कर सकते हो। टाइप ऑफ मॉक्स, देखो क्या होता है कि लोग सोचते हैं अगर मैं CGL की प्रिपरेशन कर रहा हूँ या फिर रेलवे की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, मतलब NTPC की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, तो क्या सिर्फ मैं NTPC का एग्ज़ाम मतलब मॉक दूंगा? ऐसा नहीं है। आप स्टार्टिंग में NTPC का ही मॉक दो, लेकिन आपको लगता है कि आप NTPC में अच्छा स्कोर कर रहे हो, उसके बाद आप रेलवे के अदर एग्जाम्स भी ट्राई कर सकते हो। जैसे कि रेलवे में और भी जो NTPC से रिलेवेंट मॉक्स हैं उनको आप ट्राई कर सकते हो, और दूसरे एग्जाम्स का। उसके बाद SSC CGL प्री का एग्ज़ाम दे सकते हो। इंग्लिश वाला पोर्शन को छोड़ के, इंग्लिश के लिए आप जो 10 मिनट आप छोड़ दो, जैसे 60 मिनट का होता है ना CGL प्री का, तो 10 मिनट छोड़ दो, यानी 50 मिनट में आप मैथ, रीजनिंग और GK वाला पोर्शन करो। इससे क्या होगा कि आपकी स्पीड बढ़ेगी और नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी जो है आप करोगे, और एक अच्छा लेवल का जो क्वेश्चंस वो होता है वो भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो NTPC का अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो फिर रेलवे किसी एग्जाम की, तो आप अदर मॉक्स भी दे सकते हो, लेकिन आप सबसे पहले जो जिस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करो उसके मॉक्स 70-80% खत्म हो जाने के बाद फिर आप बाकी मॉक्स दे सकते हो। उसके बाद अगर आपने CGL प्री भी खत्म कर रखा है, तो CGL जो मेंस के क्वेश्चंस होते हैं 200 वाले जो पहले होते थे 2019 में, 18 में, 20 में, 21 में, वो वाले क्वेश्चन जो है मेंस के, उनको आप दे सकते हो मैथमेटिक्स वाला। इससे क्या होगा, 200 क्वेश्चन आप 2 घंटे बैठ के लगाओगे तो आपको रैंकर बनने में यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा आसानी होगी, क्योंकि आप 200 क्वेश्चन लगा रहे हो एक बार में बैठ के। ये बाकी स्टूडेंट्स के बस की बात नहीं जो भी रेलवे की प्रिपरेशन करते हैं। तो यहाँ पे आपको रैंकर अगर आपको बनना है, फिर बहुत मैक्सिमम स्कोर करना है, तो उसके लिए आप यहाँ पे ये चीज़ कर सकते हो। इससे आपका रीजनिंग जो पोर्शन है ना वही बहुत अच्छा होगा। और यहाँ पे मैं आपको बताऊँ कि ये वीडियो लंबी होगी, वाकई में ये वीडियो हो सकता है आधे घंटे की हो जाए या 40 मिनट की हो जाए, डजंट मैटर, लेकिन आपको एक एक बात इंपॉर्टेंट बताऊँगा जो कि आपको कहीं और भी देखने को नहीं मिलेगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगी, ठीक है। तो इन तक देखने पे आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होगा। तो हाउ टू यूज़ सेक्शनल मॉक्स, अब देखो सेक्शनल मॉक भी दिया होता है टेक्स्ट बुक पे, प्रिप ऐप के ऐप पे, या फिर जितने भी एप्लीकेशंस होते हैं यहाँ पे जो ओली बोर्ड है सब पे होते हैं। तो सेक्शनल मॉक को कैसे यूज़ करना है, तो जब आपके पास फ्री टाइम होता है उस टाइम पर आप सेक्शनल मॉक को यूज़ कर सकते हो, या फिर जब आप मॉक लगाते हो, मॉक लगाने के बाद जो आपके क्वेश्चन फंसते हैं, उन क्वेश्चंस को फंसने के बाद जब उनको 200-300 क्वेश्चन प्रैक्टिस करना होगा तब उनका आप सेक्शनल मॉक लगा सकते हो, ताकि जो क्वेश्चन आपको नहीं है उनकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए, तो उसके लिए लगा सकते हैं। या फिर आप कोई वीडियो कोर्स कंप्लीट कर रहे हो, तो वीडियो कोर्स कंप्लीट करने के बाद जैसे आपने मान लो मेंसुरेशन का वीडियो कोर्स कंप्लीट किया, तो फिर उसका एक सेक्शनल मॉक, 2 सेक्शनल मॉक लगा लोगे। तो सेक्शनल मॉक का इस तरीके से यूज़ करना है। या फिर आप PYQ लगाते हो किसी बुक से, पिनेकल से, किरण से, या फिर ओसवाल बुक से, किसी भी बुक से लगाते हो, तो वहाँ से आप जाके फिर सेक्शनल मॉक को लगा सकते हो। तो ये है तरीका सेक्शनल मॉक्स को देने का। मैक्सिमम फ्री टाइम में आप इसको यूज़ कर सकते हो रील्स वगैरह देखने की जगह। अब अगला जो क्वेश्चन है वो होता है पर डे मॉक्स। क्या हमें पर डे मॉक्स लगाना चाहिए, कितना मॉक्स लगाना चाहिए पर डे? तो मैक्सिमम आपको रेलवे की प्रिपरेशन करो तो 2 मॉक्स पर डे लगा सकते हो, और मिनिमम 1 मॉक्स तो लगाना ही है। वो मैंने आपको ऊपर बता दिया कि कितना % आपका सिलेबस कंप्लीट होने पे आपको पर डे कितना मॉक लगाना है। नाउ द नेक्स्ट और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ की हाउ टू अटेम्प्ट मॉक। देखो यहाँ पे
जो मॉक है उसको मैं डिवाइड करूँगा। कोई भी जो एग्ज़ाम होता है उसमें कई कैटेगरी के क्वेश्चंस आते हैं, तो क्वेश्चन के कैटेगरी वाइज मैं चीज़ों को डिवाइड करके बताऊँगा। और एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, अगली वीडियो में बताऊँगा, लाइव मैं एक मॉक दूंगा और उस मॉक में हर एक क्वेश्चन को बताऊँगा, हर एक क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है। तो वो इस वीडियो में नहीं हो पाएगा क्योंकि ये वीडियो वाकई में बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती, तो उसके लिए एक अलग से वीडियो बनाऊँगा। इसके जस्ट बाद ही बनाऊँगा, 2 या 3 वीडियो बाद बना दूंगा अगले मंथ में, मतलब एक हफ्ते के बाद में बना दूंगा, तो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगी। ठीक है, तो चलो अब बात कर लेते हैं कि डिवाइड मॉक्स इन 4 पार्ट्स, यानी जो भी एक मॉक होता है, जो भी आपका एक क्वेश्चन पेपर होता है, उसको आपको 4 पार्ट में डिवाइड करना है। ओके, एक्चुअली वो ऑलरेडी 4 पार्ट में डिवाइड होता है, आपको समझना है कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं। देखो उसमें इजी क्वेश्चन आते हैं, मॉडरेट क्वेश्चन आते हैं, हार्ड क्वेश्चन आते हैं और एक्सपेरिमेंटल क्वेश्चन आते हैं। एक्सपेरिमेंटल क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन मैथमेटिक्स के, रीजनिंग के या फिर जीके के ऐसे मिल जाएंगे जो आपने ना कभी सुने होंगे ना कभी पढ़े होंगे, तो वो एक्सपेरिमेंटल क्वेश्चन होते हैं। सबसे पहले आपको ईजी क्वेश्चन करना होता है, फिर मॉडरेट क्वेश्चन करना होता है, फिर हार्ड क्वेश्चन करना होता है, फिर एक्सपेरिमेंट करना होता है कि भाई मैं क्वेश्चन कर पा रहा हूँ कि नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बिल्कुल लास्ट में करना होता है। आप अभी से आदत डालो कि आप एक्सपेरिमेंट मत करो एग्ज़ाम में, मतलब मॉक में मतलब ये मत सोचो कि आपने, जैसे मान लो कि आपने कोई ट्रायंगल का कोई फार्मूला है आपको नहीं आ रहा है और वो एक आपके लिए एक्सपेरिमेंटल क्वेश्चन है कि यार मुझे ट्रायंगल का क्वेश्चन नहीं आ रहा है, तो चलो मैं एक्सपेरिमेंट करके देखता हूँ, मैं ये फार्मूला लगा के देखता हूँ ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन को आपको लास्ट में करना चाहिए। ठीक है, और हार्ड क्वेश्चन भी लास्ट में करना चाहिए। सबसे पहले आप उन क्वेश्चंस को करो जो इजी हैं, जो आपको इजी लगते हैं उसको करते जाओ, जो मॉडरेट लगते हैं उसके बाद उनको करो। मतलब इजी मॉडरेट को एक साथ आप भी कर सकते हो क्योंकि मॉडरेट और इजी में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, मॉडरेट में थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है लेकिन वो भी आ रहा होता है। हार्ड क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिस पे आपको थोड़ा स्ट्रगल करना होता है, फार्मूला वगैरह हल्का हल्का याद रहता है या फिर हल्का भूल रहा होता है, उन क्वेश्चन में थोड़ा स्ट्रगल करना होता है, वो हार्ड होते हैं। और एक्सपेरिमेंटल के बारे में मैंने बता दी, आपको आते नहीं हैं, आप उनको एक्सपेरिमेंट करना चाहते हो कि वो आते हैं या नहीं आते, बन पाते हैं या नहीं। ठीक है, उन पर तुक्का वगैरह भी मारते हो आप। तो ये टाइप ऑफ क्वेश्चंस होते हैं हर एक एग्जाम में। अब हम बात कर लेते हैं टाइमिंग फॉर ईच सेक्शन एंड इन ईच क्वेश्चन। हर एक सेक्शन के लिए आपको हर एक क्वेश्चन को कितना टाइम देना है। देखो यहाँ पे आपको पता है सीजीएल में जो एग्जाम्स होते हैं वहाँ पे ये जो चारों सेक्शन देख रहे हो, मतलब 3 सेक्शन, ये अलग अलग होते हैं। इंग्लिश होता है उसमें मान लो, तो यहाँ पे 3 सेक्शन के लिए अलग अलग होता है, तो वहाँ पे सेक्शन वाइज आप टाइम दे सकते हो। बट यहाँ पे मैथमेटिक्स के क्वेश्चन आएंगे, फिर रैंडमली रीजनिंग के आ जाएंगे, फिर रैंडमली मैथ्स के आ जाएंगे, फिर रैंडमली जीके जीएस या फिर करंट के क्वेश्चन आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसीलिए यहाँ पे एक एक क्वेश्चन बता रहा हूँ कि किस टाइप के क्वेश्चन को कितना टाइम देना चाहिए, ये एक एवरेज है। तो जैसे मैथ्स की अगर आप बात करोगे तो मैथ्स में जो इजी क्वेश्चन होते हैं, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है जो देख के आप बिना पेन पेपर उठाए कर सकते हो, उसको 20 to 30 सेकंड दे सकते हो। कोई क्वेश्चन 5 to 10 सेकंड में भी हो जाते हैं, तो आप ऑन एवरेज मान सकते हो 20 से 30 सेकंड देना है ईजी क्वेश्चन के लिए। मॉडरेट क्वेश्चन के लिए 40 से 60 सेकंड देना है और हार्ड क्वेश्चन के लिए 1.5 मिनट तक दे सकते हो, 1 मिनट से लेकर 1.5 मिनट तक दे सकते हो। ये हो गया मैथ्स का। ऐसे ही रीजनिंग का है, 15 से 30 सेकंड दे सकते हो आप रीजनिंग के एक क्वेश्चन के लिए जो आसान होते हैं। जैसे कि सीरीज़ वाले क्वेश्चन आगे बहुत ही आसान लग रहे हैं कि इसके बाद ये तो स्क्वायर ही किया हुआ है, मतलब 4 लिखा है, फिर आपको 9 लिखा है, फिर आपका 16 लिखा है, तो आप समझ सकते हो कि अगला 25 होगा। ये क्वेश्चन आसान होते हैं, तो ये क्वेश्चन आप 15 to 30 सेकंड में कर सकते हो। मॉडरेट क्वेश्चन होते हैं उसको 30 to 50 सेकंड देना है, और जो हार्ड क्वेश्चन होते हैं उनको 60 to 90 मिनट देना है, इससे ज़्यादा नहीं देना है। अगर इससे ज़्यादा देते हो तो वही क्वेश्चन आपके एक्सपेरिमेंटल बन जाते हैं। उसके बाद जनरल नॉलेज में देखो कुछ लड़के बहुत ज़्यादा टाइम दे देते हैं, लेकिन जनरल नॉलेज में आपको इतना भी ज़्यादा टाइम नहीं देना है। आपको इजी क्वेश्चंस को 5 to 10 सेकंड में कर लेना है अटैम्प्ट, इससे भी कम टाइम में कर सकते हो। जो बिल्कुल आसान से आ गया, कोई गांधीवादी युग से क्वेश्चन आ गया, गांधी इंडिया में कब आए थे, या फिर पहला उनका जो आंदोलन था उसका क्या नाम था, तो वो क्वेश्चन 2 से 3 सेकंड 5 सेकंड में हो जाते हैं। उसके बाद जो मॉडरेट क्वेश्चन है, मॉडरेट क्वेश्चन थोड़ी से टफ हो जाते हैं, जैसे कि आपको सोचना पड़ता है। जैसे किसी युद्ध के बारे में पूछ दिया है तो आपको याद करना पड़ता है, पहले तो ये हुआ था, बाबर आया था, उसके बाद फिर ये आया था हुमायूं, फिर ऐसे करके, तो थोड़ा सा याद करना पड़ता है। ठीक है, तो उसके लिए आप 10 से 30 सेकंड दे सकते हो हल्का सा। लेकिन हार्ड क्वेश्चन कौन से होते हैं, तो हार्ड क्वेश्चन जैसे मान लो कि क्या होता है ना, कभी कभी ऑप्शन इलिमिनेट करना पड़ता है। जैसे कि 2 ऑप्शन आपको लग रहे हैं, इसी 2 ऑप्शन में से कोई हो सकता है, लेकिन आपको याद करना पड़ता है ये क्यों नहीं हो सकता, ये क्यों नहीं हो सकता। तो उन 2 क्वेश्चन में से जब एक को इलिमिनेट करना पड़ता है ना, वही क्वेश्चन थोड़े से हार्ड साइड में जाते हैं, तो उनको करने के लिए आप 1 मिनट मैक्सिमम ले सकते हो। लेकिन इससे ज़्यादा आपको जनरल नॉलेज में नहीं लेना है, क्योंकि अगर आप एक से ज़्यादा मिनट लोगे और उसके बाद भी आपको क्वेश्चन गलत हो सकता है, क्योंकि मैथ और रीजनिंग तो है नहीं कि आप आंसर कहीं ना कहीं से ला ही दोगे। ठीक है, वो आपको याद रहने पे डिपेंड करता है। तो वो क्वेश्चन आएंगे आपको हार्ड लेवल में। और देखो मैं यहाँ पे जैसे आपको बताया ना कि 2 क्वेश्चन कैसे एलिमिनेट करना है, वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन वो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, जब मैं आपको लाइव टेस्ट दे के दिखाऊंगा। आपको लिटरली मज़ा आ जाएगा यार, कि मतलब
किस तरीके से आप कम नॉलेज में भी ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ये सिनेरियो था रीजनिंग, मैथ्स और जनरल नॉलेज का, कितना हर एक क्वेश्चन पे आपको कितना टाइम देना है। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ है वो है मॉक एनालिसिस, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। आपने मॉक दे लिया, हर एक क्वेश्चन को आपने अटेम्प्ट कर लिया इस तरीके से जैसे मैंने बताया, ठीक है। और स्किपिंग मेथड भी मैं आपको बताऊंगा स्किप कैसे करना होता है, लेकिन फिलहाल आपको इजी, मॉडरेट और हार्ड क्वेश्चन को इस तरीके से हैंडल करना है। फिर आपको इंस्टेंट मॉक एनालिसिस करना है, यानी इंस्टेंट का मतलब है आपने जैसे ही मॉक दिया वैसे ही आप एनालिसिस करो। कुछ लड़के क्या करते हैं कि आज आपने मॉक दिया, उसको बहुत ही रात में करते हैं सोने के टाइम पे, या फिर बहुत देर में करते हैं। ऐसा नहीं करना है, अगले दिन करते हैं। आपको तुरंत, यानी आपने सुबह में मॉक दिया, जैसे मैंने आपको बताया, आप पॉसिबल हो तो मॉर्निंग में ही मॉक दो। यहाँ पे मैंने लिख रखा है मॉक टाइमिंग मॉर्निंग, और मॉर्निंग में मॉक देने के बाद आप उसका तुरंत एनालिसिस करो। इससे क्या होगा, आपको पूरे दिन के लिए एक टारगेट मिल जाएगा कि मैंने मॉक में ये गलती की थी, ये टॉपिक नहीं आया था और इसको मुझे पढ़ना है, ठीक है। तो आप इंस्टेंट एनालिसिस कर लो। उसके बाद ईजी, जो जब आप एनालिसिस करोगे तो उससे क्या होगी, आपको कई तरह के क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। कुछ इजी क्वेश्चन रहेंगे जिसको आपने कर लिया वही इजी है, जिसको आपने 5 से 10 सेकंड में कर लिया। आपको यहाँ पे जो भी आप मॉक देते हो ना, जैसे कि प्रिप ऐप या फिर टेक्स्ट बुक, हॉलीवुड, कहीं पे भी दे रहे हो किसी प्लेटफॉर्म पे, तो आपको ऊपर में एक टाइमिंग दिखता है मॉक देने के बाद कि आपने इस क्वेश्चन को इतनी देर में किया है। तो आपको पता चल जाएगा यार मैंने जल्दी किया है, तो ठीक है, वो इजी क्वेश्चन है आपके लिए, तो उसको सिर्फ आपको रिवाइज करना है, ठीक है। आपने उसको पढ़ लिया, देख लिया, लेकिन रिवाइज ज़रूर करना है, उसको स्किप नहीं करना है। क्योंकि हो सकता है कि अगर आप उसको रिवाइज करोगे तो आपने 10 सेकंड में किया, मान लो आपने उस क्वेश्चन को 10 सेकंड में किया था, तो अगली बार हो सकता है कि आप उसको 8 सेकंड में ही कर दो या फिर 9 सेकंड में ही कर दो। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, समझ रहे हो। तो इसलिए आपको रिवाइज करना जरूरी है हर एक क्वेश्चन को जो भी आपने किया। नाउ मॉडरेट क्वेश्चन, मॉडरेट क्वेश्चन में आपको क्या करना होता है, आपको रिवाइज तो करना ही है उस क्वेश्चन को, लेकिन उसको नोट भी करना है। जैसे मैंने आपको नोट्स दिखाया था ना कि इस तरीके से नोट्स बनाना है, 3 कॉपी बनाना है, उन कॉपी में आपको नोट करना है। देखो मैं एक एक चीज़ बता रहा हूँ, ध्यान से सुनते जाना बस, और सुनने के बाद हर चीज़ को ऑब्जर्व कर लेना, और स्क्रीनशॉट भी इसका ले सकते हो। और ये चीज़ ध्यान में रखना, आपको लिटरली बता रहा हूँ, आपको ये जो वीडियो है ना, आपको ये मॉक को किस तरीके से एनालिसिस करना है और एक एक पॉइंट, वो आपको बहुत हेल्प करेगी आपकी एग्जाम में। और उस आप अभी अगर मेहनत करोगे ना ये मॉक एनालिसिस करने में, मॉक देने में और इस वीडियो को देखने में, तो लिटरली बता रहा हूँ आपको एग्जाम के टाइम में कम इफोर्ट करना पड़ेगा और बाकी स्टूडेंट से अलग रहोगे। ये मेरे साथ भी हुआ था, ठीक है। तो चलो नोट करना है उन मॉडरेट क्वेश्चंस को जो आपको थोड़ा सा टाइम लगे या फिर आपको लगता है कि ये थोड़ा टफ साइड था, ऐसा कुछ, ठीक है। और जितने भी टॉपिक्स आप नोट करते हो, जैसे कि मान लो परसेंटेज कुछ क्वेश्चन नोट कर लिए या फिर किसी के भी, उनके आपको 50 से 100 PYQ लगाने हैं मॉडरेट क्वेश्चंस की। इससे क्या होगा कि वो मॉडरेट आपके अगले शिफ्ट में ईजी शिफ्ट में चले जाएंगे, मतलब वो आपको क्वेश्चन अच्छे से आ जाएगा। इस वजह से आपको 50 से 100 के आसपास PYQ लगा लेने हैं उस टॉपिक से जो भी आपको मॉडरेट क्वेश्चन लगते हैं। और उस टॉपिक का आप सेक्शनल मॉक भी दे सकते हो, जिससे आपको मॉक में अगले प्रॉब्लम ना हो। फिर हार्ड क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो हार्ड क्वेश्चन को क्या करना है, जो भी आपको ज़्यादा टाइम लगा या फिर आपसे गलत हो गया आते हुए भी, उनको आपको रिवाइज तो करना ही है, उसका नोट भी बनाना है, और आपको PYQ उसको थोड़ी ज़्यादा करने हैं, यानी कि 100 से 200 PYQ करने हैं आपके हार्ड क्वेश्चन के। फिर उसके बाद सेक्शनल मॉक भी देना है। सेक्शनल मॉक आप 1 या 2 दे सकते हो। उससे क्या होगा कि आपको मॉक फॉर्म में उस क्वेश्चन को कर लोगे तो थोड़ा वो क्वेश्चन आपके लिए मॉडरेट बनेगा, ठीक है। हार्ड क्वेश्चन आपके लिए मॉडरेट बन जाएगा। उसके बाद फिर सॉल्ट ट्रिक्स जो होता है वो भी देख सकते हो कि यार मुझे ज़्यादा टाइम लग गया इस हार्ड क्वेश्चन को करने में, उसका हो सकता है इसका रीज़न सॉल्ट ट्रिक्स मुझे ना आता हो, मैंने बिल्कुल बेसिक तरीके से किया, तो सॉल्ट ट्रिक्स देख सकते हो। सम टॉपिक्स नीड वीडियो, मतलब कि क्या है कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जैसे मैथमेटिक्स के या फिर रीजनिंग के, जिसके लिए आपको ज़रूरत हो सकती है कि कोई वीडियो आपको देखनी पड़े, तो उसके लिए आप उस टॉपिक का पर्टिकुलर वीडियो भी देख सकते हो किसी अच्छे टीचर से, जो भी टीचर आपको अच्छा लगता है। लेकिन मैं आपको हमेशा कहते हैं कि आप SSC वाले टीचर से पढ़ो, क्योंकि SSC वाले टीचर का जो लेवल होता है वो रेलवे वाले जो टीचर्स अभी पढ़ा रहे हैं, नए नए आए हैं, उनसे थोड़ा अच्छा होता है, क्योंकि उनके पास जो कंटेंट है ना वो 3 से 4 साल से पढ़ा रहे हैं, तो कंटेंट थोड़ा ज़्यादा रहता है, बस ऐसा कुछ है। उसके बाद एक्सपेरिमेंटल कुछ क्वेश्चंस होते हैं, जैसे कि मान लो आपको कोई क्वेश्चन आ गया ऐसा जो कि आपको मैथमेटिक्स में या फिर रीजनिंग में जो आपने कभी देखा ही नहीं, लेकिन आपने उस पर एक्सपेरिमेंट किया था, वो क्वेश्चन आपसे नहीं बना, फिर बन भी गया तुक्के में, तो उसके लिए उस वीडियो को टॉपिक खोज के आपको वीडियो देखना है, मतलब उस टॉपिक का को जो नाम है उसको खोज के आपको वीडियो देखना है, फिर उसका नोट बनाना है, फिर 100 से 200 PYQ करने हैं। सेक्शनल मॉक भी दे सकते हो, उसका एक सॉल्ट ट्रिक का नोट भी बना सकते हो अगर सॉल्ट ट्रिक है। मतलब इतना चीज़ करना है आपको एक्सपेरिमेंटल जो क्वेश्चंस होते हैं उसके लिए। नाउ इंपॉर्टेंट चीज़ हाउ टू मेक नोट्स, ये मैंने आपको बता दिया। कॉपी फॉर ईच सब्जेक्ट एंड हाउ टू नोट, ये भी मैंने आपको बता दिया। हाउ टू आइडेंटिफाई इजी, मॉडरेट एंड हार्ड क्वेश्चंस, टाइमर इन मॉक्स, ये सब भी मैंने बता दिया कि आप हार्ड, इजी और जो टफ मतलब मॉडरेट क्वेश्चन होते हैं इनको आइडेंटिफाई करोगे तो वो आपका जो मॉक होता है
मॉक देने के बाद जो आपका टाइमर दिखाया होता है कि इतने टाइम पे आपने क्वेश्चन किया है, वही बता देगा कि आपका जो क्वेश्चन था वो हार्ड था आपके लिए, मॉडरेट था या फिर ईजी था। नाउ द नेक्स्ट थिंग कि हाउ मच टाइम फॉर मॉक एनालिसिस। बहुत लोगों का क्वेश्चन होता है यार कि मॉक एनालिसिस में कितना टाइम दें, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इसके बाद में बताऊंगा, सम इंपॉर्टेंट थिंग्स टू रिमेंबर, ठीक है। लेकिन डिपेंड्स ऑन योर स्कोर एंड योर प्रिपरेशन लेवल, आपका प्रिपरेशन लेवल कैसा चल रहा है, सब कुछ इस पर डिपेंड करता है कि आप मॉक के एनालिसिस में कितना टाइम देते हो। इन स्टार्टिंग, यानी कि जैसे कि आपने स्टार्ट किया आपके मॉक में, मान लो 100 नंबर का आपका मॉक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 100 नंबर का मॉक है, तो 100 नंबर के मॉक में अगर आपका जो स्कोर आ रहा है वो लगभग 30 या 40 के आसपास आ रहा है, ठीक है, 30 या फिर 40 के आसपास आ रहा है जो मॉक में आपके नंबर हैं, तो आपको 3 से 4 घंटा देना चाहिए एक मॉक को, ठीक है। अगर आप इन मिड हो, यानी कि 2 से 3 घंटे देने चाहिए अगर आपके स्कोर जो वो 60 के आसपास आ रहे हैं, 60 नंबर के आसपास आ रहे हैं 100 नंबर के क्वेश्चन में, 100 नंबर के क्वेश्चन में आपके 60 नंबर आ रहे हैं, तो आपको 2 से 3 घंटे देना चाहिए एक मॉक को एनालिसिस करने में। लेकिन डिपेंड करता है आप पे, हर स्टूडेंट्स का अलग होता है कि वो कितनी देर में एनालिसिस कर लेता है, लेकिन ऑन एवरेज में बता रहा हूँ। लेकिन अगर आप प्रो हो चुके हो, जैसे कि अगर आपका स्कोर जो है वो मान लो कि लगभग 80 के आसपास आ रहा है या फिर 85 के आसपास आ रहा है, ऐसा कुछ स्कोर आ रहा है, 75 प्लस आ रहा है, तो आपको 1 से 1.5 घंटा लगना चाहिए। देखिए जितने घंटे का आपका, यहाँ पे मैंने लिख रखा है, जितने घंटे का आपका एग्जाम टाइमिंग है, 1 से 1.5 घंटे का जो आपका एग्जाम टाइमिंग है, उतना ही लगना चाहिए आपके मॉक को एनालिसिस करने में। नाउ दो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं अभी डिस्कस करने वाला हूँ, स्किपिंग। देखो मैक्सिमम स्टूडेंट जो सिलेक्शन नहीं ले पाते उनको स्किपिंग की आदत नहीं रहती, उनको एक लालच होता है हर एक क्वेश्चन को करने का। लेकिन स्किपिंग जो होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आपने इसको सीख लिया, अगर आपने कंट्रोल करना सीख लिया अपने माइंड पे, तो आप देखोगे कि स्किपिंग करने से आपके मैक्सिमम क्वेश्चन बन जाते हैं। क्योंकि क्या होता है ना कि कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी होता है। यहाँ पर मैं एक लाइन भी नोट कर देता हूँ, यहाँ पर जो कॉन्फिडेंस है ना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी एग्जाम को क्लियर करने के लिए। कॉन्फिडेंस आपका तभी आएगा जब आपके कुछ क्वेश्चंस बन जाएंगे एग्जाम में। मान लो कि 100 नंबर के आपके क्वेश्चंस हैं, ठीक है, और 100 नंबर में आपने 50 या फिर 60 क्वेश्चन कर दिए, इजी वाले, इजी और मॉडरेट मिला के आपने 50 क्वेश्चन कर दिए, तो 50-100 क्वेश्चन जब 100 में से 50 या फिर 60 क्वेश्चन कर दोगे ना, तो आपका कॉन्फिडेंस बन जाए, आपको लगेगा यार मैं तो अब सिलेक्शन के नज़दीक हूँ। और ये तभी हो पाएगा जब आप स्किप करोगे हार्ड क्वेश्चंस को और आसान और मॉडरेट वाले क्वेश्चन को कर दोगे, तभी आपके 50 से 60 क्वेश्चन बन पाएंगे। इस वजह से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप सबसे पहले स्किपिंग सीखो। ओके, तो ये हो गया स्किपिंग वाली चीज़। नाउ ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं अगले टॉपिक पे। इसको थोड़ा मैं बड़ा कर देता हूँ। अगला जो टॉपिक है ऑप्शन एलिमिनेशन। देखो आपको मैथ्स में भी और रीजनिंग में, जीके में, हर जगह आपको स्किपिंग करना है। जो भी क्वेश्चन आपको हल्के से भी टफ लगते हैं, 30 सेकंड से ज़्यादा लगते हैं, 40 सेकंड से ज़्यादा लगते हैं, आपको लगता है कि बाद में करूँगा, उसको स्किप कर देना है, ठीक है। और हार्ड क्वेश्चन, कुछ मॉडरेट क्वेश्चन और जो एक्सपेरिमेंटल क्वेश्चन है यहाँ पे मैंने आपको दिखाया था, इनको ही आपको स्किप करना है। ओके, उसके बाद ऑप्शन एलिमिनेशन। देखो मैंने आपको बताया ना जीके में कैसे आपको ऑप्शन एलिमिनेट करना है, मैथमेटिक्स में कैसे ऑप्शन एलिमिनेट करना है। जैसे कुछ क्वेश्चन मान लो आपको दे रखा है ऑप्शन में, कोई एक आंसर दे रखा है 12 होगा, ठीक है, दूसरा ऑप्शन दे रखा है 13 होगा, तीसरा ऑप्शन क्या दे रखा है 67 और चौथा ऑप्शन दे रखा है 87। तो आपको एक आइडिया लगेगा क्वेश्चन देख के मैथमेटिक्स में कि यार 12 या फिर 13 के आसपास ही आंसर होना चाहिए, इतना तो नहीं हो सकता। वो मैं आपको लाइव वाले टेस्ट में दिखाऊंगा कैसे करना है, लेकिन मैं आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ। जो लोग प्रो हैं उनके लिए थोड़ा आसानी हो जाएगी। तो आपको पता है कि यार 12 या 13 के आसपास ही होना चाहिए, तो आप इन क्वेश्चन को एलिमिनेट कर सकते हो। इस तरीके से 2 ऑप्शन आपको मिलेंगे। ऐसे ही जीके में भी होता है। जीके में मान लो पूछ रहा है कि बाबर के बारे में, और फिर वहाँ पे सन दे रखा है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये तो यार 1500 के आसपास में ही बाबर आया हुआ था, तो ये क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो 1500 के आसपास वाला ही होगा। ऐसे करके आप क्वेश्चन को एलिमिनेट कर सकते हो। मान लो 2-3 ऑप्शन दे रखे हैं 1700 करके, और फिर 1800 करके, और फिर एक 1876 करके, तो आपको पता होगा बाबर का क्वेश्चन है तो 1500 के आसपास वाला ही ऑप्शन होगा। तो इस तरीके से आप जीके के क्वेश्चन को भी एलिमिनेट कर सकते हो, रीजनिंग के क्वेश्चन को भी एलिमिनेट कर सकते हो, ठीक है, और करंट अफेयर के क्वेश्चन को ऐसे एलिमिनेट कर सकते हो। तो ये होता है आपका ऑप्शन एलिमिनेशन, जो कि बहुत हेल्प करता है आपके एग्जाम में स्कोर इंक्रीज़ करने में और टाइम बचाने में। फोकस, देखो जब भी आप मॉक देना तो आई को जो रिलैक्स देना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आई और माइंड दोनों कनेक्टेड होता है, ठीक है। आई और माइंड जो है आपका दोनों कनेक्टेड होता है। अगर आई आपका स्ट्रेस्ड रहेगा, मतलब स्ट्रेस पड़ेगा, तो माइंड पे भी स्ट्रेस पड़ेगा, तो इससे क्या हो गया, आपके क्वेश्चन कम बनेंगे। इस वजह से आप जैसे ही 5-6 क्वेश्चन लगाओ, आंखों को 10 सेकंड के लिए बंद कर लो। 10 सेकंड बंद करने से आपको ज़्यादा लॉस नहीं होगा, लेकिन प्रॉफिट बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। आई को ब्लिंक भी कर सकते हो। तो ये चीज़ करना, जब भी मॉक दो
10 क्वेश्चन लगाने के बाद 20 क्वेश्चन लगाने के बाद आई को थोड़ा रिलैक्स दे लो, फिर आंखों पे थोड़ा हाथ रख लो ऐसे रगड़ के, तो थोड़ा सा बहुत ज़्यादा आपको इफेक्ट पड़ेगा आपके माइंड पे। नाउ नेक्स्ट चीज़ जो है वो प्लेटफॉर्म। देखो प्लेटफॉर्म पे बहुत लोग मोबाइल पे अपना एग्ज़ाम देते हैं, बट अगर आपके पास ख़राब लैपटॉप पड़ा हुआ है तो लैपटॉप पे भी कभी कभी ट्राई करो एग्ज़ाम देने का। अगर आपके पास लैपटॉप नहीं है तो साइबर कैफ़े वगैरह भी जा सकते हो, किसी फ्रेंड का भी लैपटॉप मांग के यूज़ कर सकते हो, क्योंकि एक यूज़र मतलब एग्ज़ाम का जो हाल होता है ना, एग्ज़ाम हाल होता है उसके यूज़र फ्रेंडली हो जाओगे, उस तरीके से आप मतलब थोड़ा सा आपको अच्छा रहेगा। वेब पे देना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मोबाइल पे तो देते रहो लेकिन कभी कभी आप वेब पे भी दे लो, सो दैट कि आप एग्ज़ाम हाल में आपको प्रॉब्लम ना हो माउस कीबोर्ड वगैरह हैंडल करने में, ठीक है। इन्वायरमेंट, देखो इन्वायरमेंट जो है ना, हर तरीके के इन्वायरमेंट में आपको एग्ज़ाम देना जरूरी है। इससे क्या होगा, जैसे मेरा एग्ज़ाम था लेवल 6 का, वो बहुत ही ख़राब सेंटर पे चला गया था। सेंटर किसी को नहीं पता कहाँ जाएगा, ठीक है, कहीं कहीं पे गर्मी होती है, कहीं कहीं पे चेयर ख़राब होता है, कुछ ख़राब होता है। तो इस वजह से आप ट्राई करो कि हर एक इन्वायरमेंट में अपना एग्ज़ाम दो। जैसे कि नॉइज़ी है, फ़ैन ऑफ करके दो जिससे गर्मी हो, फ़ैन ऑन करके दो जिससे थोड़ा सा नॉइज़ हो, कोई लड़का बच्चा चिल्ला रहा है तो उस टाइम पे भी एग्ज़ाम दे के देखो। टेबल चेयर जो है वो भी चेंज करके देखो। स्पेस लाइक एग्ज़ाम में देखो बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं मिलता है, इस वजह से कम स्पेस में भी दे के देखो अपना एग्ज़ाम। रूम जो होता है, रूम भी चेंज करके देखो, कभी इस रूम में दे दिया कभी उस रूम में दे दिया, जिस वजह से आपको एक रूम की आदत ना पड़े। शूज़ वगैरह पहन के भी दे सकते हो, क्योंकि अगर आपका आदत है, जैसे कि रेलवे का जो सेंटर होता है कभी कभी दूर चला जाता है, तो आप ऑब्वियसली शूज़ पहन के ही जाओगे, तो शूज़ पहन के भी कभी कभी एग्ज़ाम दो जिससे आपको प्रॉब्लम ना हो, कंफर्टेबल जोन में चले जाओ। तो ये हो गया इन्वायरमेंट। नाउ डाइट, देखो क्या होता है कि जब भी आप एग्ज़ाम देने जाते हो तो हमेशा लाइट फूड खा के जाओ जिससे एग्ज़ाम में नींद ना आए, और यही चीज़ आपको मॉक में भी करना है। मॉक में आपको लाइट फूड मतलब लाइट फूड जो होता है वो खाना है। लाइट फूड खा के दोगे तो आपको एग्ज़ाम मतलब की आदत बनेगी कि मुझे मॉक देने से पहले लाइट फूड ही यूज़ करना है। उसके बाद कॉफ़ी वगैरह का भी सेवन कर सकते हो जिससे आपको नींद नहीं आएगी और आप प्रो एक्टिव रहोगे। इसके बारे में मैं डिटेल में एक वीडियो बनाऊंगा कि ये कितना ज़्यादा इफेक्टिव होता है और इसे किस तरीके से यूज़ करना होता है। जिस टाइम पर मैं एग्ज़ाम देता था उस टाइम पे मैं ये वीडियो नहीं बनाया था, बताता था लोगों को, क्योंकि इससे मेरा मतलब अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने वाली बात हो जाती, थोड़ा फनी बता रहा हूँ, तो इस वजह से मैं कॉफ़ी के बारे में नहीं बताता था। लेकिन काफ़ी इफेक्टिव चीज़ है, लेकिन इसका यूज़ करने आपको आना चाहिए, ठीक है। तो इसके बारे में मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, ये कितना ज़्यादा इफेक्टिव रहता है आपके एग्जाम में। आई केयर, ठीक है, आई का ध्यान आपको रखना है। जैसे ही आप मॉक देते हो, मॉक देने के बाद अपनी आंखों को धो सकते हो, उनको ठंडक पहुंचा सकते हो, या फिर मॉक देने से पहले भी अपनी आंखों को धो सकते हो। इससे आपका जो माइंड है वो स्ट्रेस फ्री हो जाएगा। ब्लिंक आइज मिड ऑफ द मॉक्स, जैसा कि मैंने आपको बताया। क्लॉथ्स, देखो जो कपड़े होते हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपके एग्जाम में। लाइट वेट जो है वो कपड़े पहन के मॉक दो हमेशा ही, ठीक है। ऐसा भी ना हो कि बिल्कुल चड्डी बनियान पहन के दे रहे हो सो दैट कि एग्जाम हॉल में प्रॉब्लम हो जाए, क्योंकि वहाँ पे तो ऐसे दे नहीं सकते। तो ठीक ठाक कपड़े पहन के दो सो दैट कि एग्जाम हॉल में भी सेम चीज़ आप कर सको। हाफ स्लीव वाले टी शर्ट वगैरह पहन के दो सो दैट कि आपका जो फुल स्लीव होता है ना वो आपके माउस पे या फिर पेन पे इफेक्ट ना डाले, ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। चप्पल वगैरह पहन के एग्ज़ाम दो, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया आपको इंपॉर्टेंट थिंग्स जो कि आपको रिमेंबर रखनी है, इसका स्क्रीनशॉट लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 2-4 दिन करने के बाद ये आपके हैबिट में आ जाएगा तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। अभी लग रहा हो कितनी बड़ी बड़ी बातें हैं, छोटी छोटी चीज़ें भी क्या मुझे मॉक के लिए करनी चाहिए, तो हाँ, अपना स्कोर बढ़ाने के लिए आप ये चीज़ें कर सकते हो, ठीक है। अब जो नेक्स्ट चीज़ है वो है स्कोर डिक्रीजिंग और स्टक, जो कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम है स्टूडेंट्स का, कि स्कोर या तो स्टक हो जाता है या फिर बढ़ता ही नहीं या फिर घटने लगता है, कभी कभी ऐसा भी होता है। इसके लिए आप 2-3 चीज़ें कर सकते हो जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखने में छोटी लग रही होगी लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। स्टॉप गिविंग मॉक फॉर 1 वीक, एक हफ्ते के लिए कोई भी मॉक मत दो, कोई कितना भी बोले, लेकिन एक हफ्ते के लिए मॉक मत दो। अगर आपका स्कोर डिक्रीज़ हो रहा है, इससे आपका माइंड जो है ना वो थोड़ा अच्छा हो जाएगा। जैसे कि मैंने क्या किया कि कभी कभी मैं 3-4 दिन लगातार अगर CGL का मॉक देता हूँ ना, अभी मैं ये चीज़ एकदम प्रैक्टिकल बता रहा हूँ, तो मेरे स्कोर 150 आएंगे, ठीक है, 150 के आसपास स्कोर आएंगे। उसके बाद फिर 140 आएंगे, मैं अगले ही मॉक में देखूंगा, आप खुद देखना, और फिर 135 आएंगे। तो ये मैं 6 महीने बाद दिया तो 150 कैसे आ गए भाई, और फिर मैं लगातार दे रहा हूँ तो 135 कैसे आ रहा है। तो ये बहुत इंपैक्ट पड़ता है अगर आप लगातार मॉक दे रहे हो, तो दिक्कत होती है कभी कभी। तो एक हफ्ते के लिए 10 दिन के लिए आप मॉक को स्टॉप कर सकते हो, माइंड को बिल्कुल रिलैक्स दो, आपका स्कोर अचानक से इंक्रीज हो जाएगा, आप खुद देखोगे। टेक रेस्ट फॉर स्टडी, टेक रेस्ट फ्रॉम स्टडी लिखना चाहिए, मैं यहाँ पे गलत कर दिया हूँ, एक सेकेंड। टेक रेस्ट फ्रॉम स्टडी फॉर 1 to 3 डेज, स्टडी से भी पूरा लीव ले सकते हो, 1 से 2 या 3 दिन के लिए, 4 दिन के लिए। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर है अगर आपका स्कोर डिक्रीज या फिर स्टक हो गया है। स्टडी ओनली 1 सेक्शन फॉर सम डेज, या फिर एक सेक्शन को ही पढ़ो, सिर्फ मैथ ही पढ़ लो, फिर रीजनिंग ही पढ़ लो, जीके ही पढ़ लो, ऐसा ही करो एक हफ्ते के लिए या फिर कुछ दिन के लिए, ऐसा कर सकते हो। ट्राई टू अटेम्प्ट मॉक इन 2 to 3 पेयर्स, या फिर जैसा कोई 1 घंटे का मान लो कि आपका मॉक है तो 1 घंटे के मॉक को आप
30 मिनट करके 2 पार्ट में कर दो, या फिर आप 20 मिनट 3 पार्ट में कर दो। ये भी बहुत इम्पैक्ट अच्छा करता है आपके मॉक पे, ठीक है। तो ये कर सकते हो। बी सिंसियर टू क्रैक गवर्नमेंट एग्जाम। देखो यहाँ पे मैंने जितनी चीज़ें बताई हैं, ये एक सिंसियर स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वो अनजाने रूप में भी इन चीज़ों को यूज़ करने लगते हैं आने वाले टाइम में, लेकिन ये चीज़ें मैंने रेलवे वाले एस्पिरेंट्स को स्टार्टिंग में ही बता दिया। ये सारे के सारे एसएससी वाले जो भी टॉपर्स हैं वो हर एक इन चीज़ों को यूज़ करते हैं, ठीक है। और जब भी आपको अगर टॉपर बनना है, फिर अच्छा स्कोर करना है, बाकी देखो मैक्सिमम स्टूडेंट्स तो फालतू के होते हैं, आपको पता है। और मैं भी नहीं चाहता कि जो मेरा चैनल है इस पर लाखों व्यूज़ आएँ। आई डोंट नीड लाखों व्यूज़, बट मैं चाहता हूँ कि जो स्टूडेंट्स इसको देखे वो सिंसियरली पढ़े, और इन टॉपिक्स को जो मैंने बताया है काफ़ी मेहनत लगता है। और ये काफ़ी मेहनत लगा, इस चार्ट को बनाने में मुझे सिर्फ 2 घंटे लगे हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मैंने एक एक जो चीज़ लिखी है ना, वो अपने 4 साल का जो एक्सपीरियंस रहा है वहाँ से मैंने ये चीज़ लाया है। तो आप इन चीज़ों को ध्यान देना, और इसका पीडीएफ मैं अपलोड कर दूंगा। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर और जय हिंद। बाकी टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करना। आप ये चीज़ भी सर्च कर सकते हो, एसएससी रेलवे पीडीएफ्स, ठीक है। तो ये चीज़ अगर आप सर्च करोगे टेलीग्राम पे तो मिल जाएगा, वहाँ पे आपको फ्री पीडीएफ्स वगैरह मिल जाएंगे और लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन भी मिल जाता है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, टेक केयर। और पीडीएफ वगैरह डाउनलोड कर सकते हो, और इस चीज़ को आप ध्यान देना, एक एक बारीक चीज़ ध्यान देना। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेरा जो लेवल 6 का एग्ज़ाम था वो गया था बहुत ही बैड सेंटर पे, और वहाँ पे पानी की व्यवस्था नहीं थी, वहाँ पे बहुत गर्मी थी, डायरेक्ट सनलाइट पड़ रहा था। आपको पता है उत्तर भारत में मई जून के महीने में कितनी गर्मी होती है। फिर भी मेरा एग्ज़ाम अच्छा गया था। स्टूडेंट्स बोल रहे थे 70 से ऊपर जो बोल रहा है कर रहा है वो झूठ है, और मेरा 89 मार्क्स आया था, 88 पॉइंट समथिंग मार्क्स आया था। वो लोग बोले थे 70 से ऊपर किसी का मार्क नहीं जाएगा, ठीक है। तो भी 88.5 के आसपास मेरा मार्क्स आ गया था। तो उसका रीज़न यही था कि मैंने यहाँ पे इन सारी चीज़ों का यूज़ किया था, जो मैंने आपको लिखा है ये सारी चीज़ों का यूज़ किया था, और अपने माइंड को 100% यूज़ पे लगा दिया था, मतलब मेरी तरफ से। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।